सो लास्ट टाइम हमने फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स तक फिनिश किया था। सारे बच्चे सबको डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम हमने पढ़ा, एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट? एनी डाउट्स? रिवाइज किया उसे? मैम आपने इससे पहले कोई एक्स्ट्रा क्लास ली थी क्या? राइट, एक्स्ट्रा क्लास, यस, ऑन लास्ट संडे। सो मैम वही मैंने अटेंड। आपने नहीं किया? नहीं वही अटेंड किया था, तो वहाँ पे जस्ट थोड़ा पूछ किया था कि वो डबल फर्टिलाइजेशन के थे। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन आपने अटेंड किया था? यस मैम। ओके, सो एवरीबडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लग रहा था समझने में। इट वाज न्यू फॉर एवरीबडी कि एग्जैक्टली कितने गैमेट्स, कितने एग्स प्रोड्यूस होते हैं इन मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन, मींस मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सो सबको वो बात समझ में आई या नहीं? बिकॉज क्वेश्चन यस आ मैम। सकते हैं उस कॉन्सेप्ट से, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। इफ यू अंडरस्टूड देन इट्स गुड। इफ यू फील कि कोई डाउट है, यू कैन से आस्क इन द चैट आल्सो और आफ्टर द सेशन आल्सो। ओके, लेट्स मूव अहेड विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी हमें एक्चुअली टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल्स, मींस जो ओरिजिनल टॉपिक होता है दैट इज रिलेटेड टू हायर एनिमल्स। और हायर एनिमल्स में मोस्टली हम ह्यूमन का ही रेफरेंस लेते हैं बिकॉज वी बिलोंग टू दैट कैटेगरी। प्लस फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट समझने के लिए ह्यूमन इज द बेस्ट रेफरेंस। हम अपनी बॉडी और अपने एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स को बेटर समझ पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू रिलेट टू रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। नाउ ह्यूमन रिप्रोडक्शन साइंटिफिक और बायोलॉजिकल होने से ज्यादा सोशल इंफॉर्मेशन इसमें ज्यादा होगी। सोशल इंफॉर्मेशन इसीलिए बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। यू आर एट दिस एज कि आपको मोर अवेयर किया जाए रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो दैट इज द रीजन कि आपके सिलेबस में एट सर्टेन फेज या फिर सर्टेन क्लासेस में इस टाइप के चैप्टर्स मेंशन किए जाते हैं, सो दैट टाइम टू टाइम आपके साइंटिफिक नॉलेज से ज्यादा के साथ साथ आप सोशल अवेयरनेस और सोशल नॉलेज भी आप बेटर रख पाओ। So definitely you have to understand about the physiological aspects of reproductive system, but उसके social consequences भी आपको इसमें थोड़े बहुत समझने हैं। Let's start with the topic. सबसे पहले जब भी reproductive phase किसी भी human being का start होता है, the starting phase is known as puberty. You all are undergoing puberty. दूसरी लैंग्वेज में इसको एडोलेसेंस बोलते हैं। सो इधर एडोलेसेंस और प्यूबर्टी फेज, और मोर फैंसी टर्म देना है तो यू ऑल आर टीनेजर्स। दिस इज द पॉइंट जहां पे बेसिकली जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फंक्शनल होना स्टार्ट हो जाते हैं। फंक्शनल मींस गैमीट फॉर्मेशन। सो मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले व्हेन यू आर समवेयर बिटवीन 0 to 12 इयर्स ऑफ एज, तो वो ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंटल स्टेज होता है जहां पे ह्यूमन सिस्टम, अदर सिस्टम्स, मे बी देयर बोन्स, द इम्यूनिटी, अदर बॉडीली सिस्टम्स वो डेवलप हो रहे होते हैं एंड ओवरऑल ह्यूमन का मास गेन होता है। बट जैसे ही सर्टेन एज मींस आफ्टर सर्टेन डेवलपमेंटल स्टेज प्यूबर्टी हिट करती है। प्यूबर्टी हिट कर रही है, इट मींस कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है तब टाइम ऑफ बर्थ डेवलप हुए हैं, मींस प्रोड्यूस हुए हैं, उनको उनके डेवलपमेंट का टाइम आ चुका है, उनके फंक्शनल होने का टाइम आया है। सो बेसिकली इन सारी चीजों का ट्रिगर करने के लिए एक स्पेसिफिक केमिकल कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्टेन हार्मोनल चेंजेस। प्यूबर्टी का मेन साइन ही क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस। वो हार्मोनल चेंजेस रिस्पॉन्सिबल है दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के लिए। पहली चीज है फंक्शनल reproductive organ. Functional reproductive organ means directly gamete formation. And second, development of secondary sexual characteristics. अब secondary sexual characteristics क्या होते हैं? Secondary sexual characteristics मतलब morphologically male and female का distinct होना, means कि आपके जितने भी फिजिकल अपीयरेंसेस है और ओवरऑल बॉडी बिल्ट अप, इनमें डिफरेंसेस आएंगे। इसी को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। देयर विल बी चेंजेस इन द वॉइस, बॉडी पोस्चर, फॉर्म, हाइट, ये सारे चेंजेस और डेवलपमेंट आते हैं, इन्हीं को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो हार्मोन की वजह से प्राइमरी ऑर्गन
दैट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो तो डेवलप होगा, फंक्शनल होगा ही, साथ ही साथ बॉडी में और भी दूसरे चेंजेस आएंगे। तो जैसे ही बॉडी में दूसरे चेंजेस आते हैं, यानी विजिबली वो पर्टिकुलर पर्सन अलग दिखने लगता है, और कोई चीज अगर अलग दिखती है मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं डायमॉर्फिज्म। यानी प्यूबर्टी से पहले दैट पर्सन यूज्ड टू लुक डिफरेंट, और प्यूबर्टी के बाद उसका अपीयरेंस चेंज हो गया। सो इसीलिए डायमॉर्फिज्म, दो टाइप के अपीयरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज द सिचुएशन। ये एग्जैक्टली आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नाउ बेसिकली आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज द गोनाड। अभी जो गोनाड है, गोनाड का मेजर वर्क है टू प्रोड्यूस गैमेट्स। सो अगर कभी भी अगर आप गोनाड्स वर्ड देखो, इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बेसिक फंक्शन इज टू प्रोड्यूस गैमेट्स। नाउ मेल एंड फीमेल में इनका नाम अलग अलग है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन केस ऑफ मेल, दैट इज नोन एज टेस्टिस, दिस इज द प्लूरल। इनका मेजर काम है मेल गैमेट, इट मींस स्पर्म का प्रोडक्शन, एंड स्पर्म प्रोडक्शन इज ट्रिगर्ड बाय द हार्मोन दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। सो ये रिलेटेड टू मेल। नेक्स्ट रिलेटेड टू द फीमेल। फीमेल में द मेन ऑर्गन इज ओवरीज। ओवरीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस मैच्योर्ड एग, जिसको ओवा बोलते हैं, and this is triggered by two important hormone, that is estrogen and progesterone. यहां तक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के केमिकल कोऑर्डिनेशन पार्ट में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। उसके अलावा अब आपको पढ़ना है समथिंग एक्स्ट्रा। इट मींस डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गोनाड्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है और उसके बाद एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये दो चीजें आपने ऑलरेडी देखी। नाउ ये तो प्राइमरी ऑर्गन्स थे, व्हाट अबाउट द सेकेंडरी पार्ट, सेकेंडरी ऑर्गन्स का क्या। सो बेसिकली प्राइमरी ऑर्गन्स के साथ साथ जो उनकी हेल्प करता है फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द पासिंग ऑफ द गैमेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उनमें जो हेल्प करते हैं डक्ट्स, ट्यूब्स और एनी काइंड ऑफ ग्लैंड्स, उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। So the ducts or glands. So इनका मेजर काम है मे बी नर्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ gametes. ओके, नाउ मेल के केस में प्यूबर्टी की एज क्या होती है, समवेयर अराउंड 13 to 14 years. That is the age of puberty. फीमेल के केस में इट इज लिटिल अर्ली, समवेयर अराउंड 10 to 12 years. सो फीमेल्स, अगर आपके एज की फीमेल्स है, दे आर पॉसिबली मोर मेच्योर एंड बॉडीली डेवलप्ड फ्रॉम यू, बिकॉज उनका जो मेन प्यूबर्टी है वो पहले ट्रिगर होता है 1 to 2 years पहले एज कंपेयर टू मेल। दैट इज द डिफरेंस। यहां तक सबको समझ में आया? यस मैम। Shall I change the slide now? Is it done? यस। Okay. यस मैम। Let's move on and discuss the organ separately. सबसे पहले let's discuss about male reproductive system. Okay. Male reproductive system में पहले मैं डिस्कस करूंगी of course about the primary sex organs. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में पहली चीज जो इन्वॉल्व होती है दैट इज पेयर ऑफ टेस्टिस. पेयर ऑफ टेस्टिस मींस दिस इज द स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रोड्यूस करता है स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन. ये इनका मेजर फंक्शन है. इट इज सिचुएटेड इनसाइड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं. प्रेजेंट इन स्मॉल pouch-like structure known as scrotum,
this particular testis is situated outside the body. इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी क्यों है? रीजन इज सीमेन फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 1 to 2 डिग्री लोअर टेम्परेचर होना चाहिए फॉर द प्रोडक्शन. ये इनका बेसिक रिक्वायरमेंट है. हायर टेम्परेचर में मींस मैच्योरेशन के टाइम पे जब इमेच्योर सेल्स मैच्योर हो रहे होते हैं, सो मैच्योरेशन फेज उनको बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए. आफ्टर मैच्योरेशन दे कैन सस्टेन, बट वो प्रोसेस में उनको कम चाहिए. इसीलिए नेचुरली मेल में मोस्टली जो टेस्टिस का सिचुएशन है या फिर उनका प्रेजेंस दैट इज आउटसाइड द बॉडी. एक्सक्यूज मी मैम, के/ए मतलब? नोन एज. ओके, सो ये इनका बेसिक चीज. देन टेस्टिस का मेजर फंक्शन टू प्रोड्यूस. मैम यस. मैम इसमें इसका मतलब कुछ काम रहता है केस सिस्टम का? किनका? ये मतलब जो भी सिस्टम पढ़ रहे हैं, मतलब मैंने देखा है कि कुछ कुछ नेग्लिजिबल भी, मतलब उनका यूज नहीं रहता बॉडी में, वेस्टिजियल टाइप. करेक्ट. ऑफ कोर्स इनका काम है. बेसिकली ये गोनाड या गैमेट प्रोडक्शन कर रहे हैं. दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द रिप्रोडक्शन पार्ट. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी पॉपुलेशन सस्टेन नहीं कर पाएगा. तो नेचुरली मींस थ्रू आउट इवोल्यूशन, थ्रू आउट टाइम, कोई भी पॉपुलेशन अपने जेनेटिक्स के प्रेजेंस को या अपनी वैरायटी को सस्टेन करवाने के लिए उन्होंने ये सिस्टम एक्वायर किया है. नो डाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, इसके बिना भी आप रह सकते हो. यू कैन सर्वाइव. आपके दूसरे एसेंशियल बॉडी सिस्टम जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, लाइक योर सर्कुलेटरी, योर डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम. ऑफ कोर्स ये ज्यादा एसेंशियल है. दे आर द बेसिक्स. बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ओनली इंपॉर्टेंट व्हेन that particular person has to see their next generation. तभी ये यूजफुल भी है. otherwise it is going to be of no use. So reproductive system one of the essential में से नहीं होता है. ये evolutionary relationship है या evolutionary advancement है in any of the organisms. unicellular organisms ने भी ये सीख लिया है कि उनको अपने आप को डिवाइड करना है. reason is they are only single set. अभी उनको अपना जेनेटिक्स और अपना टाइप मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है. मे बी वो नहीं रहेंगे बट उनके बाद उनके जैसा कोई रहना चाहिए. दैट इज द रीजन एवरी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वेदर असेक्सुअली और सेक्सुअली. तो इसका इंपॉर्टेंस है कि नहीं, दैट इज ट्रू. अगर आपका क्वेश्चन है कि इसका इंपॉर्टेंस है क्या और फंक्शनल है क्या, यस इट इज इंपॉर्टेंट एंड फंक्शनल. बट क्या ये इसेंशियल है? क्या इससे सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है उस पर्सन का? सो द आंसर इज नो, इट इज नॉट एसेंशियल एंड यू कैन सर्वाइव अ हेल्दी लाइफ विदाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो. Understood? So it is, but definitely not vestigial. Understood? Answer? Yes, sir. Okay. So ये इनका basic function related to the primary sex organs. उसके बाद second part. मैम The B portion, the second part, yes. मैम वो आपने क्या लिखा है इधर? पेयर है ना? Pair. नहीं हाँ, अच्छा ओके. नेक्स्ट इज अबाउट एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स. अब इनका काम क्या है? इनका मेजर एक्सेसरी का नाम बोल दिया, मींस ये अब हेल्प करने वाले हैं सारे गैमेट्स को, मींस गैमेट्स के सर्वाइवल, उनकी फ्लूइडिटी मेंटेन करना, उनका ट्रांसपोर्टेशन एंड ओवरऑल नर्चरिंग. इन सारी चीजों में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हेल्प करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट मैं आपको डायग्रामेटिकली भी शो करूंगी. फर्स्ट मैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. So first part is going to be epididymis. अभी epididymis क्या है? It is a coiled tube-like structure. ये coiled tube है. Yes, शुभम. मैम एक इसमें जस्ट बात पूछनी है कि क्या ह्यूमन की भी ब्रीड्स रहती है क्या? Human की dog. breeds? हाँ. No. Yes. Human की फिर अगर आप European वैसे morphological characteristics vary करवा रहे हो तो हर organism के हैं. जैसे dogs वगैरह की breed है वैसी बोल सकते हो ह्यूमन, बट ह्यूमन के लिए ब्रीड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. वी ऑफ कोर्स मॉर्फोलॉजिकली हम वैरी करते हैं फ्रॉम बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशन, लाइक व्हाइट्स, नीग्रो, ब्राउन. ये जो चीजें होती है सिनोनिम टू ब्रीड, बट एक्चुअली ब्रीड टेक्निकल टर्म नहीं है ह्यूमन के लिए, ऐसा है. बट मॉर्फोलॉजिकली हम वैरी करते हैं ऑफ कोर्स. ओके,
So epididymis, it is a coiled tube. It is connected with, basically ये जो coiled tube है इसके दो regions होते हैं. One region is going to be the head and another region is tail. अभी और head और tail में difference क्या है? जो head region है that is connected to another structure जिसका नाम है vasa efferentia. And जो tail region है that is going to be connected with vas deferens. Okay, ये हो गया आपका एपिडिडाइमस. अब ये कॉइल ट्यूब है, मींस ये बेसिकली कनेक्शन का काम कर रहा है, चैनल बनाने का काम करेगा एपिडिडाइमस. नेक्स्ट पार्ट जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है इन एक्सेसरी ऑर्गन्स, दैट इज गोइंग टू बी वासा डिफरेंस. It is somewhere around 30 centimeter long tube. इसका बेसिक फंक्शन है इजेक्यूलेटरी डक्ट बनाना, मींस जो बेसिक यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा एवरीबॉडी नो, सो इजेक्यूलेटरी डक्ट यानी यूरेथ्रा तक कनेक्ट कराने का काम वासा डिफरेंस का है. इट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद सम ग्लैंड. उस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल. सो बेसिकली उसके साथ वो कनेक्ट कराता है. सो इट बेसिकली फॉर्मिंग इजेक्यूलेटरी डक्ट. That duct is known as urethra. Now next part, of course, important cheese is urethra. It is somewhere around 20 centimeter long pathway जो कि open outside the body. So basically urethra का major work है to carry two important substance, that is the sperm, the gamete part, and next is going to be the waste material. मैम इससे वास डिफोरेंस है ना? Vas deferens. Wait, ये है ना वो? wait, I'm writing better. Okay, so ये आपके some of the accessory sex organs. Next हम देखेंगे accessory glands. यहाँ तक सबको समझ में आया? Any doubts? मैम, Yes. यूरिन होती है, क्या वो भी स्क्रोटम से पास करती है या वो नहीं करती? क्या? Exactly, I didn't get the word. जो यूरिन पास होती है तो क्या No, वो no. स्क्रोटम से पास करती है या स्क्रोटम से नहीं पास No. करती? सिर्फ कंबाइंड पार्ट जो है दैट इज यूरेथ्रा का जो कंबाइंड पार्ट है, क्योंकि एग्जैक्टली यूरेथ्रा कहाँ से सिचुएटेड है, यूरिनरी ब्लैडर, और दूसरा यूरेथ्रा में जंक्शन पॉइंट बना रहा है वास डिफरेंस. दैट्स इट. तो यूरिन अलग ब्लैडर में सेपरेटेड है एंड स्क्रोटम एक्चुअली डिफरेंट, दैट इज सिचुएटेड अनदर, वो अनदर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है एंड यूरिन के लिए अनदर पाउच लाइक स्ट्रक्चर. सो इट इज सेपरेटेड दैट वे, बस इजैक्यूलेशन का कॉमन पॉइंट है. दैट इज द कॉन्सेप्ट. Understood, everyone? Okay. Students, give me just 1 minute. I'm receiving one important call. Just give me 1 minute. ओके.
Okay, so shall I change the slide? Next हम glands और ducts discuss कर लेते हैं. Shall I change it? Yes, ma'am. Okay. Next is about accessory gland. ये most important है. आपको organs भले याद न रहे, accessory glands आपको याद रहने चाहिए. Reason है इनका major role है in nurturing and providing nourishment to semen. ये important है. 3 type के total glands exist करते हैं. First is seminal vesicle, जो पिछले बार देखा. Second है prostate gland. एंड थर्ड है कोपर्स ग्लैंड. ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप हैं. जो पहला सेमिनल वेसिकल है ये एक्चुअली पेयर में एग्जिस्ट होता है. अभी जो बेसिकली सेमिनल वेसिकल है इनका काम है टू प्रोवाइड नरिशमेंट एंड लिटिल बिट ऑफ मोबिलिटी. इनका प्रेजेंस जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके नेक रीजन पे इनका प्रेजेंस होता है. So you all can write present behind neck of urinary bladder. About seminal vesicle. Next, about prostate gland. Basically इनका काम है सीमेन को एक्टिवेट रखना, उनको एक्टिवेटेड फॉर्म में रखना ताकि वो मोटाइल रह सके, ताकि एक जगह से दूसरी जगह को प्रॉपरली मूव कर सके. ये उनका मेजर इंपॉर्टेंस है. अब इनका प्रेजेंस, दे आर प्रेजेंट एट लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. नेक्स्ट कूपर्स ग्लैंड. कूपर्स ग्लैंड एक्चुअली प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं. दे आर T-shaped, very small glands. They are basically present below prostate gland, and इनका major function है to provide lubrication to the urethra. Okay, ये तीनों ही ग्लैंड का मेजर फंक्शंस. ओके, नाउ जो सीमेन फॉर्मेशन है यानी इमेच्योर सेल से मैच्योर स्पर्म का बनना, ये पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड मेल के केसेस में जो फंक्शनल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, यानी जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं, दे स्टार्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहते हैं. सो मेल आर ऑलवेज फर्टाइल. मीन्स फर्टाइल कह लो साइंटिफिक वे में, या फिर सीमेन प्रोडक्शन उनका थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहता है. दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट. उनमें कोई रिप्रोडक्टिव फेज नहीं होता. प्यूबर्टी के टाइम पे जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल हो जाता है और गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, तो टिल एंड और कह लो टिल डेथ वो सीमेन प्रोडक्शन और गैमेट प्रोडक्शन स्टार्ट रहेगा. ओके, सो दिस इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एवरीबडी अंडरस्टूड फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स? अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को अभी पूछ लेना है, क्योंकि उसके बाद आपका टेस्ट होगा, तब टाइम नहीं मिलेगा आपको. Shall I change? मैम Ma'am, जस्ट Okay. Ma'am, what is that present behind neck of dash dash? Where present? Seminal vesicles के नीचे. Present behind neck of Yes. bladder. Okay.
मैम यस. जैसे फीमेल्स में बचपन से मतलब एज सुन एज दे आर बोर्न उनमें ओवा प्रेजेंट होता है, वैसे ही मेल्स में नहीं होता ना? नो, दैट इज द ओनली डिफरेंस. वो फीमेल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, एंड इट इज नॉट ओवा, एक्चुअली इट इज इमेच्योर एग्स जो प्रेजेंट होते हैं. Done, ma'am. Done? Yes. Okay. So next is about the female reproductive system. Okay. So this is a fact कि जो females होती हैं, they are born with thousands of immature ovum. Not mature, immature one, जो कि puberty के टाइम पे ट्रिगर होते हैं and maturation उनमें स्टार्ट होता है. इसका कॉन्सेप्ट कैसे रिलेटेड है और कनेक्टेड है, that I will tell. So you all can write, female are born with thousands of immature ovum. Okay, now फीमेल ऑर्गन्स यानी बेसिकली उनके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं. सो द वेरी फर्स्ट पार्ट जहां पे ओवम प्रोडक्शन उनका मेच्योरेशन स्टार्ट होता है, दैट इज द ओवरी. इट इज प्रेजेंट इन पेयर. सो लेफ्ट और राइट साइड दो ओवरीज, वन ओवरीज प्रेजेंट होते हैं. सो वन पेयर. देन इन ओवरी को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नोन एज फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. सो ये भी पेयर में प्रेजेंट है. एंड ये दोनों ही चीजें मींस ये डक्ट जो है ये कंबाइन होता है एक कॉमन ओपनिंग चेंबर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज यूट्रस, और पाउच लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो. सो दिस इज द मेन पार्ट जहां पे पर्टिकुलर फीमेल प्रेगनेंसी कैरी फॉरवर्ड करती है और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, दैट इज द यूट्रस पार्ट. नेक्स्ट, वो जो यूट्रस है दैट कंटिन्यूज विद स्मॉल लाइनिंग और एक गैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, या ओपनिंग या पाथवे बोल सकते हो, दैट इज सर्विक्स. एंड वो सर्विक्स आगे ओपनिंग क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज वजाइना. सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फॉर फीमेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ फीमेल ओवरीज में प्रेजेंट है ओवम, इमेच्योर ओवम. जब वो मेच्योर होते हैं एट द टाइम ऑफ मेच्योरेशन, तो उनके मेच्योरेशन फेज को हम बोलेंगे oogenesis, नॉट ओव्यूलेशन, दैट इज नोन एज oogenesis. ओके, ये हो गया मेच्योरेशन ऑफ ओवम, या फिर एग फॉर्मेशन. ओवम फॉर्मेशन को भी आप oogenesis बोल सकते हो. देन जब भी एग मेच्योर हो गया, अब वो मेच्योर होके वहीं तो नहीं रहेगा, ओवरी में नहीं रहेगा. सो इट ऑलवेज सीक फॉर सम काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन के लिए एवरी मंथ एक ओवरी, ईदर लेफ्ट और राइट वन, दे ओव्यूलेट यानी दे सिक्रीट मेच्योर एग टू द टुवर्ड्स फेलोपियन ट्यूब. सो एवरी मंथ वो जो सिक्रीशन होता है दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन बेसिकली क्या हो रहा है? सिक्रीशन ऑफ ovum into fallopian tube. Now what if the fertilization is not happening? क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं, ओव्यूलेशन का पर्पस हो रहा है फॉर फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा? देन स्टार्ट्स अ कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. प्राइमेट्स में, प्राइमेट्स मींस ह्यूमन, मंकीज, चिंपैंजी, इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. अदर देन दैट जितने भी नॉन प्राइमेट्स हैं और दूसरे मैमल्स हैं उनमें ईस्ट्रस साइकिल होता है.
मेंस्ट्रुअल और ईस्ट्रस साइकिल में एक ही डिफरेंस है, सारा कॉन्सेप्ट सेम है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फेज आता है दैट इज नोन एज ब्लीडिंग फेज, सिक्रेटरी फेज आप बोल सकते हो, जिसमें कि जितने भी टिश्यूज या ब्लड वेसल्स एक्यूमुलेट हुए हैं और प्रिपेयर किए गए हैं फॉर फर्टिलाइजेशन, और प्रिपरेटरी फेज में जो भी चीजें इकट्ठा हुई है वो टिश्यू बॉडी से शेड होने लगता है, क्योंकि प्राइमेट्स में उसको वापस से डीजेनरेट करके रीयूज का कॉन्सेप्ट नहीं, जो कि ईस्ट्रस साइकिल में है, नॉन प्राइमेट्स में है। सो बॉडी उसे टॉक्सिक समझ के एक्सक्रीट आउट कर देती है आउटसाइड द बॉडी। ओके, सो यही दोनों बेसिक डिफरेंस है, आपको ध्यान देना है ओनली एट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ अगर ओव्यूलेशन हो रहा है, सो ओव्यूलेशन के बाद वो चीज ओवम कहा जाएगा, फेलोपियन ट्यूब। इट मीन्स एज पर द कॉन्सेप्ट फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? इफ समवन आस्क कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, इट इज ऑलवेज द साइट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, हमेशा। और फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है और आफ्टर सेवरल डेवलपमेंट, थोड़े डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन, यानी उसे कॉमन एक प्लेस चाहिए, एक जगह पे उसे अब रुकना पड़ेगा, तो वो जो इम्प्लांटेशन है दैट विल हैपन इन यूटेराइन वॉल। उसके लिए यूट्रस की रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए उसे एक रूम चाहिए, एक पर्टिकुलर चेम्बर चाहिए और नरिशमेंट चाहिए कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी फ्लोटिंग ऑल द टाइम। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, आफ्टर 7 days इम्प्लांटेशन होगा एट द यूटेराइन वॉल, ये एक अलग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अब फेलोपियन ट्यूब में एग डेवलप हो रहा है, मींस वहां तक पहुंच गया। उस चक्कर में क्या क्या चीजें होती है, ओवरऑल जो यूटेरस है इट स्टार्ट प्रिपेयरिंग व्हाट, ब्लड वेसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उनका नंबर इंक्रीज होने लगेगा। ओके, एंडोमेट्रियम या इंट्रा यूटेराइन वॉल की जो थिकनेस है वो बढ़ने लग जाएगी। सो उसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम थिकनेस। ऐसा क्यों करना है? ये सारी चीजें इसलिए इकट्ठा करनी है ताकि फ्यूचर में अगर फर्टिलाइजेशन हो तो पर्टिकुलर एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए सारी रिक्वायरमेंट रहेगी। सो क्या करने लग जाता है, जो यूटेरस है वो ओवरऑल प्रिपेयर करने लगता है। बट व्हाट हैपेंस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा? इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट हैपनिंग, तब क्या होता है, फॉर पर्टिकुलर पीरियड समवेयर अराउंड 14 days बॉडी वेट फॉर क्या बोलते हैं कि एनी काइंड ऑफ सीमेन एंट्री। अगर वो सीमेन एंट्री नहीं हो रही है तो बॉडी अपने आप जो भी चीजें एक्स्ट्रा बनी है वो सारी चीजें डीजेनरेट होने लगेगी, डीजेनरेट हो रहा है और बॉडी से शेड आउट हो जाएगा, और उसके बाद चले जाएंगे सिक्रेटरी फेज में। अभी इन सारी चीजों को करने के लिए, मींस ये ओवरऑल सारे प्रोसेसेस को फुलफिल करने के लिए बॉडी में 2 टाइप के हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो हार्मोन होता है एंडोक्राइन, जिसमें कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिक्वायरमेंट है। फॉलिकल मतलब आपका ओवम, उसके मेच्योरेशन के लिए, प्लस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब एंडोमेट्रियम थिकनेस को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए और एग के मूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है ल्यूटिनाइज हार्मोन की। सो ये दोनों चीज, प्लस उसके बाद ओवेरियन हार्मोन की जरूरत है। ओवेरियन हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, दैट इज द नॉर्मल हार्मोन, जो कि इनिशियली ये जब सारी प्रिपरेशन हो रही होती है तब ईस्ट्रोजन हेल्प करता है, और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन। सो इनका ये इंपॉर्टेंट रोल है। नॉर्मली इन फीमेल्स इट इज वेरी नॉर्मल, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है जो सारे फीमेल प्राइमेट्स में होता है। इफ इट इज नॉट हैपनिंग देन इट्स द इशू। अगर विदाउट कॉपुलेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, दैट इज द हेल्थ कंडीशन जो कि एक्चुअली बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है, बट इट इज हैपनिंग देन इट्स अ पॉजिटिव सिचुएशन। नाउ व्हाट हैपेंस मींस, नॉर्मली फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है it carries somewhere 22 to 28 days. On an average 28 days काउंट करते हैं, बट जो ब्रैकेट है वो 22 to 28 days कैरी होता है। अगर फर्स्ट टाइम द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल,
जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उस Excuse me? कंडीशन को बोलते हैं मेनार्क. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. एंड व्हेन इट इज कंप्लीटली स्टॉप्ड, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है या पॉज हो जाता है, उस चीज को बोलते हैं मेनोपॉज. राइट. सो फीमेल्स आर नॉट फर्टाइल एज कंपेयर टू मेल. उनका रिप्रोडक्टिव या फर्टिलिटी पीरियड जो होता है, विंडो होता है, दैट इज लिमिटेड. मेनोपॉज की ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज जो ईयर होती है समवेयर अराउंड 45 to 50. एंड मेनार्क का ऑफ कोर्स स्टार्टिंग जो टाइम होता है समवेयर अराउंड 12 to 13 years. Okay, yes, now you can ask. मैम सेकेंडरी फेज के नीचे क्या लिखा है? Secondary where? मैम कर्सर के जस्ट राइट साइड में. Okay, secretory phase के नीचे मैंने ओवेरियन हॉर्मोन्स लिखना था, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एनी डाउट्स? नो? No, Shall I move ahead then? अगर कोई डाउट नहीं है तो Yes, ma'am. ओके. मैम जस्ट ओके, ओके. हर्षल ने क्वेश्चन पूछा, डिफरेंस बिटवीन स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन. स्पर्म्स हो गए आपके गैमीट, जिनका काम है एग के साथ फ्यूज होना ताकि एम्ब्रियो बन सके, जाइगोट बन सके. टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन जो इन सारे स्टिमुलेशन को एक्टिवेट करवाता है एंड कोऑर्डिनेट करता है. अंडरस्टूड हर्षल? Yes, ma'am. मैम is urethra and vagina same? नो, नॉट एट ऑल. यूरेथ्रा का काम है ओवरऑल गैमेट प्लस यूरिन दोनों को ही एक्सक्रीट आउट कराना. वजाइना का बेसिक वर्क है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो यूज में नहीं आए एट द टाइम ऑफ सिक्रेटरी फेज, उसे एक्सक्रीट आउट करवाना. और सीमेन का एंटरिंग. फीमेल कैन नॉट एफोर्ड टू हैव कॉमन पाथवे. उनके लिए यूरेथ्रा अलग होता है एंड वजाइनल ओपनिंग अलग होता है. रीजन ये है, इम्प्लांटेशन होगा तो जब प्रेगनेंसी होती है तो वजाइनल ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है. तो अगर वो चीज ब्लॉक हो गई, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. अगर कॉमन पॉइंट होगा तो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पास द यूरिन. ओके, इतना टॉक्सिक सब्सटेंस इतने लंबे टाइम तक बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर सकता. इसीलिए फीमेल के पास डिफरेंट ऑरिफाइस होता है या डिफरेंट यूरेथ्रा होता है एंड वजाइना ओपनिंग कंप्लीटली अलग होता है. मेल में इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो इसीलिए कॉमन ओपनिंग है. अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, चलो. मैम और अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो न्यू एग रिलीज होता है या उसका रिलीज भी बंद हो जाता है? बंद हो जाता है क्योंकि हार्मोन्स कंप्लीटली अलग हो जाते हैं. तो जैसे ही हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे तो ओवम का स्टिमुलेशन भी चेंज हो जाएगा. दैट इज बेसिकली द राइट कॉन्सेप्ट. तो ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, सॉरी मेच्योर नहीं होता. मेच्योर होने की बजाय पूरा फोकस जो चला जाता है टुवर्ड्स द एम्ब्रियो. ये एक चीज है. नाउ फर्टिलाइजेशन मतलब सिनगैमी यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. सो मेल एंड फीमेल गैमेट अगर कंबाइन होंगे तो सबसे पहली चीज सिंगल सेल्ड जो डेवलप होती है दैट इज नोन एज जाइगोट. एंड जाइगोट क्या करता है, इट अंडरगोज डिविजन. सो यूजुअली आफ्टर फर्टिलाइजेशन 24 to 30 hours लगते हैं फॉर द डिविजन टू ट्रिगर द डिविजन प्रोसेस. जब डिविजन होता है और अर्ली स्टेज जो होता है जिसमें हम नंबर ऑफ सेल्स नोटिस कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं मॉर्यूला. स्ट्रॉबेरी लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज मॉर्यूला. उसके बाद आफ्टर 7 days मीन जाइगोट अगर 0 day है तो एट 7th day जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज ब्लास्टुला. ब्लास्टुला इज द स्ट्रक्चर जो बाद में क्या करेगा, इम्प्लांटेशन होगा. सो इफ फ्यूचर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच स्ट्रक्चर इम्प्लांट गेट इम्प्लांट्स, तो वो है ब्लास्टुला. उसके बाद फर्दर डिविजन्स होते जाएंगे एंड वो डिविजन्स देन ऑर्गन डेवलपमेंट एंड फर्दर प्रोसेसेस. नाउ अगर फीमेल में सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हुआ है सो इट मींस दैट सिचुएशन इज नोन एज प्रेगनेंसी. एंड वो प्रेगनेंसी को आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, जेस्टेशन पीरियड.
सो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टिल पार्चुरेशन यानी लेबर, जब तक बर्थ ना हो जाए उस पूरे पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. इन ह्यूमन इट इज समवेयर अराउंड 280 days, roughly 9 months. जब ब्लास्टुला के साथ अटैचमेंट होता है तब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज का डेवलपमेंट होता है, दैट इज प्लेसेंटा. क्योंकि अब चीजें अटैच हो चुकी हैं, एक जगह पे स्टेबलाइज हो गई, सो इसलिए नरिशमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा. नाउ ये सारी चीजें हो गई आफ्टर जेस्टेशन पीरियड. जब फीमेल अंडरगोज लेबर एंड जो बर्थ का कंडीशन होता है दैट इज नोन एज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन. इसका रश बढ़ जाता है, इट इज द लव हार्मोन, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड. ये एक चीज है. नेक्स्ट, मदर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट substance that is colostrum यानी mother's milk which is high in nutrition और infant के immunity system को trigger करने के लिए, उनके nourishment के लिए that is important. It's a common practice in all the kind of mammals. सारे mammals जाने ही जाते हैं for mammary gland और mammary gland जो produce करता है that is colostrum. So this is the information related to fertilization. Everybody understood? Yes, ma'am. ये बात समझ में आई सबको? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सोशल कॉज. अभी सोशल कॉज के बारे में क्यों डिस्कस करना है? बिकॉज करंटली हमारे करंट सिचुएशन जो है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द सोशल क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस. हमारा पॉपुलेशन का जो रेट है, बर्थ रेट, डेथ रेट, इट इज गेटिंग अफेक्टेड अ लॉट. यस भाव्या. मैम मेरा मेल के रिलेटेड है, तो स्क्रोटम में ये होता है कि 1 to 2 डिग्री लेस मेंटेन करना पड़ता है. करेक्ट. पर जैसे अगर किसी को फीवर हो तो उसका बॉडी टेम्परेचर तो ओवरऑल राइज करेगा. तो स्क्रोटम का उस टाइम भी बॉडी टेम्परेचर से कम रहेगा या फिर जो ओरिजिनली मेंटेन होना चाहिए वो रहेगा? बॉडी टेम्परेचर से वो कम रहेगा. सो दैट पर्टिकुलर स्क्रोटम या टेस्टिस का टेम्परेचर अफेक्ट नहीं होता है मोस्टली फीवर में, इसीलिए बॉडी के बाहर है ताकि सीमेन फॉर्मेशन हैम्पर ना हो. दैट इज द मेन पर्पस. सो अगर फीवर कंडीशन है, ओवरऑल पर्सन का बॉडी जो है दैट इज गोइंग टू द टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, देन ऑल्सो सीमेन प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें कोई रुकावट या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. And or maybe the quality of the sperm will not get hampered, but it is not advised. अगर आप डॉक्टर से पूछोगे, so it is never advised. Yes, ma'am. Okay. Sanchita is asking the question कि why does gestation period is sometimes more than 9 months or less than 9 months? That depends on the complications during the pregnancy. ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी ये average calculation है, 9 month is the average time. Sometimes it increases in particular person क्योंकि हो सकता है organ development और हार्मोन का ट्रिगर होना. ईस्ट्रोजन जब बढ़ जाता है एंड में, तब वो चीज क्या ट्रिगर करने लगती है कि ओके दिस इज द टाइम कि जो इन्फेंट है उसे बाहर आना है, फीटस को बाहर आना है. बट किसी किसी में वो लेट ट्रिगर होता है. दिस कैन ऑल्सो बी द रीजन. कभी होता है ऑर्गन डेवलपमेंट शायद स्लो हो रहा है, दैट कैन बी द रीजन. समटाइम द ऑर्गन डेवलपमेंट इज फास्ट, मे बी किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन टाइम से पहले सिक्रीट होने लग गया, इसीलिए किसी की डिलीवरी 7 months 8 months में भी हो जाती है. सो इट हैपेंस, इट वेरीज बॉडी टू बॉडी, और उस पर्टिकुलर मदर की करंट सिचुएशन में क्या उनकी क्या कंडीशंस हैं, उनकी बॉडी कंडीशन, मेंटल कंडीशन, सब पे डिपेंड करता है. सो इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. ओके, नेक्स्ट जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज द सोशल कॉज रिलेटेड टू बर्थ कंट्रोल. सबसे पहले the major factors which are affecting the population. सबसे important है population, specially Indian condition में it is growing, increasing. अगर population increase हो रहा है, इसके पीछे का reason क्या है? That is the illiteracy. अगर illiteracy होगी तो क्या होगा? You won't be aware about first of all your body, about the system, about in general family, population, health. There are so many things जिसके बारे में आपको knowledge नहीं रहेगा.
अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप फैमिली प्लान नहीं कर पाओगे. ओके, सो फीमेल की फर्टिलिटी सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट की जाती है हमारी कंट्री में. सो ये सारी चीजों की वजह से ओवरऑल क्या है, एंड सम कल्चरल बिलीव्स की एवरीवन हैज टू बी फर्टाइल and everyone has to or have to produce their own child or next generation. So इस टाइप के जो कल्चरल बिलीव्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड फोर्स मैरिज एंड फोर्स चिल्ड्रन, फोर्स प्रेगनेंसी, ये सारी चीजों की वजह से कंटिन्यूअस पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रहा है. नॉट ओनली इन इंडिया, कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड लेसर डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पे ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ का रीजन ही यही है. अब अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, इट मीन्स बर्थ रेट इज इंक्रीजिंग, लोग ज्यादा हो रहे हैं, एंड डेथ रेट इज कंपैरेटिवली डिक्रीजिंग. अगर लोग ज्यादा होंगे तो क्या होगा, पॉवर्टी, खाना भी उतना ही बटेगा, खाना उतना बटेगा, जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इतना काम कहाँ से लाओगे, डेवलपमेंट रुक जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, देयर विल बी मेनी अदर थिंग्स, प्लस अनहाइजीनिक सिचुएशन, डिजीजेस, हेल्थ कंडीशन, ये सारी डिटोरिएट होने लगेंगी और ये सारी चीजें हैम्पर होने लगेंगी. ओके, ये इनके कंसिक्वेंसेस है. ओके, देन ये सारी चीजें जो है ओवरऑल पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं कि अफेक्ट करती है. दूसरा, पॉपुलेशन को कैसे कैसे अफेक्ट करवाया जाता है, बाय सम ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, दैट इज कि डिजायर ऑफ मेल चाइल्ड ओनली. इसकी वजह से मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो बहुत ही अनस्टेबल हो चुका है, स्पेशली इन आवर कंट्री. उतनी अनस्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो अनस्टेबल होगा, सो देयर वोंट बी द डिजायर्ड फीमेल और सुटेबल पार्टनर फॉर द मेल एग्जिस्टिंग, जितने भी एग्जिस्टिंग मेल है उनके लिए, और फीमेल एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा. इस कंडीशन की वजह से ओवरऑल साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस एंड हेल्थ, फीमेल हेल्थ डिसबैलेंस एनकरेज होने लग गया है. सो इट इज नॉट अ वन डे प्रैक्टिस, ये थ्रू आउट द ईयर्स ये सारी चीजें चलती आ रही है. इन सब चीजों से बचने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर इलिटरेसी है, अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली सेक्सुअल एजुकेशन और इन जनरल अबाउट फैमिली प्लानिंग, अगर इससे रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ही बुरी चीज हो जाती है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस, STDs. दे कैन डू द मेन ह्यूज डैमेज. अभी रीजन ये है, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को समझ में नहीं आता, दे आर अफेक्टेड बाय STDs because they are not hygienic enough, they are not taking care of their body, और मे बी उनको नॉलेज ही नहीं है. सो बर्थ कंट्रोल प्लस टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस, इन दोनों से बचने के लिए एक सोल्यूशन निकाला गया है. उस सोल्यूशन को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, या डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को एनकरेज किया गया है. ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, इट मीन्स कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, or if some couple or certain person are not interested in carrying any kind of responsibility or don't want the future generation or children anymore, तो ऐसे लोगों के लिए ये methodologies इस्तेमाल की गई है. प्लस ताकि इंटरकोर्स के टाइम पे STDs ना फैल पाए, और अगर STDs फैल गया तो क्या होगा, डिजीज्ड पॉपुलेशन, दिस नेवर गुड. तो ये सारी चीजों से बचाने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए गए हैं. देयर आर मेनी, बहुत सारे मेथड्स हैं, इनमें से कुछ लिस्ट कर देती हूँ. फर्स्ट इज हार्मोनल मेथड्स, इट इज फॉर फीमेल. हार्मोन मेथड्स, नॉर्मल लैंग्वेज में दैट वर्ड यू ऑल हैव मस्ट हैव लिसन, दैट इज द पिल्स. पिल्स इनटेक, यानी ये क्या बने होते हैं, सर्टेन हार्मोन्स, मोस्टली ईस्ट्रोजन से बने होते हैं. ईस्ट्रोजन से बनने की वजह से क्या हो जाता है, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है एंड उनका ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है. मींस ओवम अफेक्ट नहीं होता, मैच्योरेशन स्टॉप हो जाता है. तो अगर ओवम मैच्योर नहीं होगा तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है. अगर सीमेन यूट्रस में एंटर भी हो रहा है या फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच भी रहा है, सो देयर इज नो एग फॉर द फर्टिलाइजेशन, सो अनवांटेड प्रेगनेंसीज रुक जाती है. पहला मेथड ये है. सेकेंड मेथड आर द बैरियर मेथड्स, यानी आप फिजिकल मेथड्स अप्लाई कर रहे हो और बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स अप्लाई कर रहे हो टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ये मेथड्स कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इस्तेमाल होती हैं फॉर बैरियर्स. फॉर मेल इट इज हाईली यूज्ड, दैट इज कॉन्डम्स, एंड फीमेल के लिए डायाफ्राम्स. That is the barrier method. Next, some devices has been developed, that is intrauterine devices. Again, it is also for female.
अब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यानी सर्टेन ऑब्जेक्ट्स जो एक पर्टिकुलर शेप के डेवलप किए जाते हैं सो दैट वो ब्लॉक कर सके पाथवे, ताकि सीमेन एंटर ना कर पाए इनसाइड द बॉडी. ओके, सो मे बी कॉपर टी, ओके, या वायर्स, इस कॉइल्ड वायर्स डेवलप किए जाते हैं और ताकि वो पाथवे जो सर्विक्स और वेजाइनल पाथवे है उसको वो ब्लॉक कर देता है. इसकी वजह से सीमेन कभी एंटर नहीं हो पाता. सो दैट इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. एंड फोर्थ important and more permanent, it is both for male and female, that is surgical method, that is surgery. फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, अभी क्या बताया? फेलोपियन ट्यूब. करेक्ट. सो फेलोपियन ट्यूब मेन पॉइंट है जहां पे मेच्योर ओवम है, तो बेटर है फेलोपियन ट्यूब ही कट कर दो. सो फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है एंड उसको टाइटली रैप कर दिया जाता है. अगर फेलोपियन ट्यूब फीमेल में कट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे ट्यूबेक्टॉमी. टॉमी जिस भी वर्ड के आगे लग गया इट मींस कटिंग और एनी काइंड ऑफ स्लाइसिंग, उस चीज को सर्जिकल लैंग्वेज में ट्यूबेक्टॉमी बोल रहे हैं. नेक्स्ट, अगर मेल में हो रहा है सो बेसिकली मेल में वासा डिफरेंस से वो पाथवे बन रहा है इजेक्यूलेटरी डक्ट. सो इजेक्यूलेटरी डक्ट को तो आप कट नहीं कर सकते उस ट्यूब को, बिकॉज वो यूरिन पैसेज के लिए इस्तेमाल होता है. तो सबसे पहले मेन जंक्शन पॉइंट ही ब्लॉक कर दो, दैट इज वासा डिफरेंस. ओके, सो उसको बोलते हैं वासेक्टॉमी. सो ये परमानेंट सर्जिकल मेथड्स होते हैं, ये नॉन रिवर्सिबल मेथड्स हैं. एक टाइम अगर हो गया सो फर्टिलिटी वापस से रीगेन नहीं की जा सकती, बोथ इन मेल एंड फीमेल. बट ये बॉडी को हार्मोनल वाइज या ओवरऑल डेवलपमेंट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करते. यस, यू कैन आस्क क्वेश्चंस. भाव्या. No, I had forgotten to raise the hand up. Okay. Someone else also raised their hand. Any doubts still here about the birth control and STDs? Okay, it is very important for you also. You don't have to shy away or hesitate to understand these kind of things. Reason ये है कि it is as important to understand your other physiological processes. आप जैसे आपके बाकी बॉडी सिस्टम्स के बारे में अवेयर रहते हो, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी आपको अवेयर रहना पड़ेगा. This is the time you all are facing certain changes and you have curiosity also. So as per my belief, because 8th स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर लोअर स्टैंडर्ड 7th और 8th में ऑलरेडी आप रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो, देन आई नो वेरी वेल कि इस एज में सर्टेन पीपल हैव क्यूरियोसिटी आल्सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. तो आपके पास ऑलरेडी इससे रिलेटेड नॉलेज है. एज अ टीचर माय ओनली लुकआउट इज कि आपके पास वो नॉलेज जो है वो राइट वे में हो, आप उसे पॉजिटिवली लो एंड उससे आप बेटर अवेयर हो सको एंड ट्राई करो अवेयरनेस फैलाने में, बिकॉज टुमारो यू ऑल आर गोइंग टू बी एडल्ट. तो आपको आपके लोअर जनरेशन को अवेयर करना है. एंड दीज काइंड ऑफ स्टडीज आर नेवर एवर टोल्ड इन इंडिया. स्पेशली हमारी कम्युनिटी में ऐसे टॉपिक्स के बारे में अवेयर नहीं करवाया जाता है. इसकी वजह से बहुत ह्यूज लॉस हुआ है एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी. So I believe कि ऐसी studies, if you all have any kind of doubts, you can always ask me. Means academically भी, और अगर concept related कोई doubt है, you all can ask me anytime. Okay, so one more question पूछा गया है, कृष्ण ने पूछा है, can fallopian tube regenerate? No. That's why surgery जो है, it is permanent method. बाकी सारी चीजें रिवर्सिबल है. हॉर्मोन्स आप स्टॉप कर दोगे, वापस से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा. बैरियर अगर आप यूज नहीं करोगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे. डिवाइसेस आप वापस से निकाल सकते हो यूट्रस से, बट इस चीज को आप वापस से रिवर्स नहीं कर सकते. यस भाग्य. मैम, मेल्स में आपने बोला कि वास डिफरेंस को कट करते हैं, तो उसके बजाय अगर टेस्टिस को रिमूव कर दिया तो वो भी तो हो सकता है ना? करेक्ट, दैट इज ऑल्सो कैन बी डन, बट उससे क्या होगा, टेस्टिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर करते हैं. सेकेंडरी में यानी आपकी वॉइस वो चेंज हो जाएगी अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं रहा तो. सो आपका वो मैनली वॉइस नहीं रहेगा. देन बियर्ड, आपका बॉडी हेयर्स, ये सारी चीजें अफेक्ट होने लगेंगी. सो द ओनली डिफरेंस, आपको अपने अपीयरेंस को, आई डोंट थिंक सो किसी को अपने अपीयरेंस को चेंज करना है. यू ओनली हैव टू चेंज द पॉइंट कि मेन जो गैमेट है वो रीच ना कर सके या फिर बॉडी के बाहर इजैक्यूलेट ना हो सके. ये कॉन्सेप्ट है. So that is can be done. अगर टेस्टिस नहीं है तो भी the person can easily survive. कोई हार्म नहीं होगा बॉडी को as such. बट बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी देखे गए
कि अंडरस्टैंडिंग कि ओवरऑल ऐसा भी नहीं करना है कि पर्टिकुलर मेल का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो जाए. सो टेस्टोस्टेरोन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, मींस वो आपके वन ऑफ द एसेंशियल हार्मोन से भी है. आपके मसल बिल्ड के लिए टेस्टोस्टेरोन की रिक्वायरमेंट होती है. एंड देयर आर सर्टेन कनेक्टेड लिंक्स आल्सो, तो वो हैम्पर हो जाएगा फिर. दैट इज व्हाई हम सीक्वेंस को कट करते हैं. यस. मॉर्फोलॉजी मतलब? मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. सो आपका बियर्ड फॉर्मेशन, हेयर, बॉडी हेयर्स, मसल ग्रोथ, ओवरऑल आपका जो डीप वॉइस होता है मेल का, ये सारी चीजें क्या होंगी, हैम्पर हो जाएंगी, वो रिवर्स हो जाएंगी फिर. मैम बट जो लोग मतलब वॉइस मॉड्यूल कर लेते हैं, मतलब जैसे डबिंग करते रहते हैं, तो उनके मैम तो उनके आवाज उतने नीचे भी नहीं जाती, उनके ऊपर भी नहीं जाती, उनके ऊपर जाती है और नीचे भी बहुत चली जाती है, तो वो कैसे? So that is vocal. वो उनके practice plus they can use the vibration in certain way कि वो हमें सुनाई अलग देता है. वो मॉर्फोलॉजिकल अपनी बॉडी में कोई चेंज नहीं करती, वो अपने वेव्स को, जो साउंड वेव्स होते हैं उनको चेंज करना जानते हैं. तो वो प्रैक्टिस की वजह से, दैट इज समथिंग आर्ट जो उसमें आता है. कुछ सिंगर्स जो रहते हैं वो हमेशा मतलब थोड़ा नेक दबा देते हैं या फिर उसको थोड़ा अलग तरीके से ट्विस्ट करते हैं ताकि वो गाने के ट्यून के साथ मैच कर जाए, तो वो करना सही रहता है क्या मैम? दैट इज टेम्पररी बच्चे. अगेन स्किल्स है वो आपका, ओवरऑल स्किल्स मींस द सेम थिंग कि रनिंग करना सही रहेगा क्या, या फिर वेट लिफ्टिंग करना सही रहेगा क्या, वो पर्टिकुलर कैपेसिटी है इंडिविजुअल पर्सन की, वो सब में अलग अलग है. नॉट एवरीवन कैन डू, और जो कर सकते हैं इसीलिए वही लोग गाना भी गाते हैं, हर कोई नहीं गा सकता. सो दैट इज द डिफरेंस. वो साउंड वेव्स को पर्टिकुलर तरीके से मॉडिफाई करें. यस भाग्य. जैसे आपने अभी बोला कि उससे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो चेंजेस वापस हो जाएंगे, मतलब चेंजेस होने बंद हो जाएंगे. तो पर जब कोई अगर अडल्ट बन जाता है तो वो चेंजेस तो ऑलरेडी हो जाते हैं, तो उसके बाद में क्या वो चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं? राइट, रिवर्स इन द सेंस कि जैसे बियर्ड फॉर्मेशन है, सो बियर्ड फॉर्मेशन इट्स सेम थिंग लाइक, अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर ओवरी रहेगी तो ही तो ओव्यूलेशन होगा और मेंस्ट्रुएशन होगा. अगर ओवरी रहेगी ही नहीं तो ओवेरियन हार्मोन्स यानी फीमेल के जो भी हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे. सो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कि उनका वॉइस, उनका क्या बोलते हैं सॉफ्ट स्किन, या फिर द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट फॉर्मेशन, ये सारी चीजें रिवर्स हो जाती है जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से होती है. सेम यही इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन का मेल पे भी होता है. ओके. हर्षल इज आस्किंग, is there any healthy period for secretion of semen? There is no healthy period as such. Puberty is the start point जहाँ पे semen formation and secretion start हो जाता है. That is the only period. Okay. Harshal is also asking one more question. कि period skips. Okay, when period skips. Okay. So skip, अगर फीमेल को कोई और प्रॉब्लम्स हो, उनके ओवरी या फिर ओव्यूलेशन मैच्योरेशन में कोई इनबॉर्न कुछ प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से सिस्ट फॉर्मेशन या फिर एग का सही तरीके से मैच्योर ना होना है, हार्मोनल इम्बैलेंस इसकी वजह से होता है. समटाइम्स स्ट्रेस की वजह से भी फीमेल्स ओव्यूलेट नहीं कर सकती, तो मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है. और इट कैन अकर अर्ली ऑल्सो स्ट्रेस की वजह से. तो बहुत सारी चीजें, मेंटल अफेक्ट भी एक्चुअली हैम्पर कर देता है साइकिल को, और प्रेगनेंसी के टाइम पे. सो फॉर ऑल 9 months जो ओव्यूलेशन होता है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है. जैसे ही बर्थ हो जाएगा बच्चे का, वैसे ही वापस से फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. ओके. सो ओके भाव्या, एक्चुअली जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वेट लिफ्टिंग की वजह से हाइट का रुकना, दैट इज द कॉन्सेप्ट. रीजन ये है कि आप बॉडी को सर्टेन डायरेक्शन में क्या बोलते हैं कि आप हैबिचुअल करवाते हो, लाइक आप मसल गेन पे ज्यादा हैबिचुअल करवाते हो. तो जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीशन बंद नहीं होता कभी भी. एक्चुअली वो ग्रोथ हार्मोन्स का साइड चेंज हो जाता है, मींस दे आर मोर फोकसिंग ऑन द मसल ग्रोथ रादर देन बोन मैरो का ग्रोथ या बोन इलॉन्गेशन. तो बोन इलॉन्गेशन जब तक नहीं होगा तो हाइट ग्रो नहीं होगा. जो बेसिक जेनेटिक हाइट है वो रहेगी, बट जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और फिजिकल इंप्रेशन की वजह से जो 1-2 इंचेस ज्यादा हो जाता है वो नहीं हो पाएगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. बहुत लोग कहते हैं कि अर्ली एज में अगर आप जिमिंग कर रहे हो सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर हाइट, बट बहुत मींस मुझे ऐसा हार्ड प्रूफ तो अभी तक नहीं मिला.
Okay, so it is true to certain limit, but also not true. Okay, students, अभी yes. आपने मैम अभी आपने जैसे बताया कि जो मतलब अर्ली जिमिंग करते हैं तो फिर उनको हाइट का प्रॉब्लम आता है, तो मैम मतलब मैंने कर चुका था उतना, तो फिर अभी हाइट इंक्रीज करने के लिए फिर और क्या करना रहता है उसमें? बच्चे, हाइट इंक्रीज आपका जेनेटिक्स है। उसके अलावा अगर आप मींस जो नॉर्मल योगा बोलते हैं, स्ट्रेचिंग बोलते हैं, रनिंग बोलते हैं, या फिर साइकिलिंग, स्विमिंग, दीज आर द एक्टिविटीज व्हिच ट्रिगर लिटिल बिट, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेसफुल रिजल्ट ही मिलेंगे। बट कंटिन्यूअस फिजिकल एक्टिविटी जिसमें स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व है, इलोंगेटेड स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व है, उसमें उससे आपको जरूर हेल्प मिल सकती है। बट आई डोंट थिंक सो कि और कोई साइंटिफिक आंसर है हाइट को ग्रो करने के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैम ये जो अभी आपने डंबल मतलब उसका जिमिंग का बताया था, तो फिर मतलब डंबल करने से हाइट रुकती है क्या? बच्चे, आई रियली डोंट नो कि एग्जैक्टली डंबल से होगा या वेट लिफ्टिंग होगा, क्योंकि भावे का क्वेश्चन वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड था। एनी काइंड ऑफ जिमिंग और एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर हाइट। आप बस इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो और हार्मोन का साइड चेंज कर रहे हो, दैट्स इट। उनका काम आप बढ़ा रहे हो, उनको आप उनका ध्यान मसल ग्रोथ की तरफ आप ले रहे हो, ताकि हाइट ग्रोथ, बस यही शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए शायद नेचुरली जो हाइट होनी होगी वो नहीं होती है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। बट एज सच साइंटिफिकली ये ट्रू है कि नहीं, इट इज स्टिल नॉट प्रूव्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव अनदर क्लास शॉर्टली इन 5 minutes, so this is it. अगर कोई डाउट है, one thing I'm going to do by tomorrow, I'm going to send certain questions, question bank दूंगी आपको मैं for your practice, control and coordination के, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हमने नहीं की है। और second, this chapter reproduction, I will prepare one PDF, so tomorrow मैं आपको वो send कर दूंगी ग्रुप पे। Please go through the questions, try to practice little bit कि क्या क्या questions हैं। अगर doubt आता है, you always can ask me, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, you can post on the group also, I will answer everywhere. Okay, and all the best everybody for your test. I hope you all are ready. कर लोगे, हो जाएगा एग्जाम? मैम समवॉट। Okay, so all the best everybody. I hope bio का एग्जाम इजी लगे आपको। Okay, tell me also, means after exams give me the feedback also कि आप लोगों का कैसा गया, and overall कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्या हो सकता है। Okay, looking forward for your good performance actually. So bye everyone, take care, let's meet next week then. Bye ma'am, thank you ma'am.